दलाई लामा 90 वर्ष के हो चुके हैं। सभी जानते हैं कि जल्दी दलाई लामा का चुनाव करना होगा। चीन चाहता है कि दलाई लामा का चुनाव चीनी सरकार की अनुमति से हो। अगर चीन की इच्छा उसमें चली तो दलाई लामा मात्र चीन की कठपुतली बनकर रह जाएंगे और यही चीन चाहता है। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनकी नीतियों को पूरी दुनिया समर्थन देती है। विश्व का ये अकेला राष्ट्र है जो अभी तक अहिंसा सद्भाव की नीतियों पर चलता आ रहा है। 1578 ईस्वी में मंगोल शासक अल्तान खान ने पहली बार वहाँ के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को दलाई लामा की उपाधि दी तथा इसके बाद ही दलाई लामा की राजनीतिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि तिब्बत के इतिहास में आगे बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। ये बड़े दुख की बात है कि तिब्बत की एक शांतिप्रिय सरकार को चीन ने नेस्तनाबूद कर दिया तथा वहाँ पर कब्जा कर लिया। वो दुनिया की छत कहा जाता है। अगर वहाँ पर एक अपनी स्वतंत्र सरकार होती तथा अपनी शांतिवादी नीतियों पर चलती आती तो ये दुनिया के लिए एक अलग मॉडल हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे अपने पड़ोस में स्थित तिब्बत को लेकर। चीनी सरकार हमेशा से मानती रही है कि तिब्बत पर उसका कब्जा वैध है, जबकि हकीकत इससे दूर है, क्योंकि तिब्बत का इतिहास ये बताता है कि वो चीन का अंग हमेशा से नहीं रहा है। 7वीं शताब्दी से पहले यद्यपि तिब्बत एक छोटे छोटे कबीलों में बिखरा हुआ एक राज्य था, लेकिन 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच तिब्बत एक बहुत मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। 7वीं शताब्दी में तिब्बत में जो छोटे छोटे कबीले थे, वहाँ के शासक ने उनको जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र की स्थापना की। यही नहीं, तिब्बत एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में भी उभरा। वो एशिया की महत्वपूर्ण सैन्य ताकत बन गया। राजा सांगसेन गम्पो ने 618 से 620 के बीच राज किया तथा उन्होंने एक मजबूत तिब्बती राष्ट्र की स्थापना की। यही नहीं, उन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की भी शुरुआत की तथा ल्हासा को उन्होंने राजधानी बनाया। धीरे धीरे तिब्बती राष्ट्र इतना मजबूत हो गया कि 763 ईस्वी में तिब्बत ने चीन पर आक्रमण कर दिया तथा वहाँ की राजधानी पर कब्जा कर लिया। चीन का शासक राजधानी छोड़कर भाग गया। ये बताता है कि तिब्बत कितना मजबूत राष्ट्र उस समय था। 821 ईस्वी में तिब्बत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण शांति समझौता हुआ, जिसमें दोनों राष्ट्रों ने अपनी अपनी सीमाओं को मान्यता दी तथा शांति से रहने का संकल्प लिया। फिर उस क्षेत्र में मंगोलों का उभार हुआ तथा मंगोलों ने चीन तथा तिब्बत दोनों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने युआन वंश की नींव डाली। अनेक उतार चढ़ावों के बाद 1578 ईस्वी में मंगोल शासक अल्तान खान ने पहली बार वहाँ के एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को दलाई लामा की उपाधि दी तथा इसके बाद ही दलाई लामा की राजनीतिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई, जो कि तिब्बत के इतिहास में आगे बहुत बड़ी भूमिका निभाते रहे। 5वें दलाई लामा ने तिब्बत को फिर से एक मजबूती प्रदान की तथा मशहूर पोटला पैलेस का निर्माण शुरू किया। इसके बाद 18वीं शताब्दी में मंगोलों के खतरे से निपटने के लिए तिब्बत ने चीन की सहायता मांगी। उसके बाद चीन का प्रभाव तिब्बत में थोड़ा बहुत बढ़ गया, लेकिन फिर भी तिब्बत का अपना शासन चलता रहा। 1911 से 50 के बीच तिब्बत के इतिहास में महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस समय चीन में चिंग राजवंश का पतन हुआ तथा रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई। उस समय अफरा तफरी का लाभ उठाते हुए 13वें दलाई लामा ने तिब्बत से चीनी सैनिकों तथा अधिकारियों को खदेड़ दिया तथा एक पूरी तरह से स्वतंत्र तिब्बती शासन की स्थापना की। 1913 से 1950 तक तिब्बत का शासन पूरी तरह से स्वतंत्र था। चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसकी अपनी मुद्रा थी, उसका अपना झंडा, पासपोर्ट, सेना, मुद्रा, सब कुछ अपना था और दलाई लामा बड़े आराम से वहाँ पर शासन कर रहे थे। 1949 तक आते आते चीन में गृहयुद्ध का पटाक्षेप हुआ तथा वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी सफल हुई तथा उसने चीन में अपनी सरकार की स्थापना की। इसके बाद उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलावों का दौर शुरू हुआ। माओ सेतुंग की नज़र तिब्बत पर लगी हुई थी। अक्टूबर 1950 में माओ सेतुंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लगभग 40,000 सैनिक तिब्बत में भेज दिए। तिब्बत का अपना स्वतंत्र शासन अवश्य था, लेकिन उसके पास सेना बहुत छोटी थी। वो एक शांतिप्रिय देश था, बौद्ध धर्म को अपनाता था, इसलिए उसने सेना पर अधिक ना तो खर्च किया ना बड़ी सेना बनाने की तरफ ध्यान दिया। यही उसकी कमजोरी साबित हुई और पीएलए की 40,000 सैनिकों ने, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन्होंने बड़े आराम से तिब्बत पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। इस समय 14वें दलाई लामा के रूप में जो वर्तमान में दलाई लामा हैं वो आ गए थे। 1951 में एक डेलीगेशन तिब्बत से चीन पहुंचा, लेकिन उस डेलीगेशन के सामने चीन ने एक तरफा समझौता उस पर थोप दिया
और उस डेलीगेशन को उस समझौते को मानना पड़ा। उनके पास इतना भी समय नहीं था कि वो दलाई लामा से इस पर विचार विमर्श करते। चीन ने दबाव बनाकर उनसे साइन करा लिए, लेकिन इस 17 सूत्रीय समझौते में इतना अवश्य था कि दलाई लामा की स्थिति वैसी बनी रहनी थी तथा तिब्बत को पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात थी। ये जरूर है कि इसके बाद इस समझौते का पालन नहीं हुआ और चीन की कम्युनिस्ट सरकार की दमन प्रक्रिया शुरू हो गई। और जो चीन की सरकार मानती थी, माओ से तुंग मानते थे, वन नेशन वन कल्चर, उस पर चलते हुए तिब्बत की संस्कृति का पतन किया, वहाँ के धर्म का भी उन्होंने पतन करने का प्रयास किया। वहाँ की जो सरकार थी, जो दलाई लामा थे, उनके अधिकारों को भी धीरे धीरे दबाने का प्रयास किया। और क्योंकि पूरी तरह से तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया था, इसलिए दलाई लामा तथा उसके लोग धीरे धीरे उस दमन से बचने का रास्ता खोज रहे थे, लेकिन वो बच नहीं पा रहे थे। चीन के अत्याचार बढ़ते गए। वहाँ की जनता चीन से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी थी। अंततः तिब्बत की जनता ने 10 मार्च 1959 को चीन के खिलाफ बड़ा विद्रोह कर दिया, लेकिन चीन की सरकार बेहद मजबूत थी, निरंकुश थी। उसने उस विद्रोह को बहुत बुरी तरह दबा दिया और बहुत से लोग मारे गए। दलाई लामा की जान को भी धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा था। उनके सलाहकारों ने भी अंततः ये सलाह दी कि अब आप तिब्बत को छोड़ जाइए। अंततः वो अपने महल से रात्रि के समय वहाँ से भाग निकले। यद्यपि चीनी सेना ने, चीनी हवाई जहाज़ों ने उनका पीछा किया। और सभी जानते हैं तिब्बत में जंगल बहुत कम है, इसलिए छिपने की जगह बहुत कम है। ऐसे में उन्होंने रात्रि में ही यात्रा की, अधिकतर यात्राएं रात्रि में ही की। और वो एक लंबे रास्ते से अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पहुँचने में सफल रहे। इसमें उनके भाग्य ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से शरण मांगी। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी और अंत हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहुंचने पर वो सफल हुए। तभी से धर्मशाला में ही तिब्बत की निर्वासित सरकार को चला रहे हैं। यद्यपि 1911 में उन्होंने अपने राजनीतिक अधिकार त्याग दिए हैं और वहाँ की जो संसद है, जो निर्वासित सरकार की संसद है, वही तिब्बत की निर्वासित सरकार को चला रही है। दलाई लामा 90 वर्ष के हो चुके हैं। सभी जानते हैं कि जल्दी दलाई लामा का चुनाव करना होगा। तिब्बत चाहता है, यानी कि दलाई लामा चाहते हैं कि उनके द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया है, उनके निधन के बाद वही ट्रस्ट दलाई लामा का चुनाव करे, जबकि चीन चाहता है कि दलाई लामा का चुनाव चीनी सरकार की अनुमति से हो। यद्यपि चीन कह रहा है कि वो दलाई लामा के चुनाव में धार्मिक परंपराओं का पालन करेगा। हाँ, ये जरूर है कि बीजिंग की अनुमति उसके लिए अवश्य होगी, तो फिर दलाई लामा का चुनाव चीन के अनुसार स्वतंत्रतापूर्वक नहीं हो पाएगा। इसलिए दलाई लामा तथा बौद्ध अनुयायी ये चाहते हैं कि दलाई लामा का चुनाव जैसे अब तक होता रहा है वैसा ही हो। अगर चीन की इच्छा उसमें चली तो दलाई लामा मात्र चीन की कठपुतली बनकर रह जाएंगे, और यही चीन चाहता है, जिससे कि वो नए दलाई लामा से जो भी चाहेगा वो कहलवा सकेगा तथा तिब्बत पर अपने कब्जे को पूरी तरह से वैध स्वीकार पूरी दुनिया के सामने करवा सकेगा। चीन के सारे विरोधों के बावजूद हाल ही में धर्मशाला में तिब्बत की निर्वासित सरकार के लिए संसद का चुनाव हुआ है, जो कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हुआ है तथा संसद के कार्यकारी प्रमुख का भी चुनाव हुआ है। ये जरूर है कि चीन ने इस पूरी प्रक्रिया को अवैध और अलोकतांत्रिक बताया है। इस मुद्दे पर अमेरिका के रुख को भी जानना महत्वपूर्ण होगा। जब चीन में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई, उस समय शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। चीन की कम्युनिस्ट सरकार कम्युनिस्ट शासन होने की वजह से सोवियत संघ की तरफ झुकी हुई थी। अमेरिका चीन के तथा सोवियत संघ के उस समय खिलाफ था। वो कम्युनिस्ट प्रभाव को बढ़ने से रोकना चाहता था, इसलिए वो कहीं ना कहीं तिब्बत की स्वतंत्रता के पक्ष में था, लेकिन पूरी तरह खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। भारत की स्थिति ढुलमुल थी। वो जरूर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा था तथा गुटनिरपेक्ष नीतियों का पालन कर रहा था, लेकिन उसकी स्थिति पूरी तरह से न तो सोवियत संघ की तरफ थी, न पूरी तरह से अमेरिका की तरफ थी। ये मुद्दा ऐसा था, इसमें उसे अमेरिका को समर्थन देने की जरूरत थी। CIA की गतिविधियाँ तिब्बत में जरूर चल रही थी। वहाँ के कुछ लोगों को वो गुरिल्ला सैनिकों की ट्रेनिंग भी दे रहा था। ऐसा माना जाता है कि जो दलाई लामा वहाँ से निकलने में सफल हुए, उसमें भी कहीं ना कहीं CIA का उनको सहयोग मिला था। सभी जानते हैं कि जब दलाई लामा ने भारत में शरण ली तो चीन इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा। कुछ अन्य कारणों की वजह से भी अंत 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में अगर अमेरिका भारत को सहायता नहीं देता तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती थी। धीरे धीरे समय बदला तथा उसके बाद ऐसा हुआ कि अमेरिका तथा चीन के संबंध सुधर गए तथा चीन को और ज़्यादा मनमानी तिब्बत में करने की अनुमति मिल गई। भारत भी अपनी अंदरूनी समस्याओं में उलझा रहा तथा चीन उसको आसपास के क्षेत्रों में उलझाए रहा। वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। इस कारण से भारत भी पूरी तरह से तिब्बत को
उतना समर्थन नहीं दे पाया और विश्व बिरादरी में उसे उतना समर्थन नहीं मिल पाया। ये ज़रूर है कि दलाई लामा यहाँ पर भारत में रहते हुए अपनी निर्वासित सरकार को चलाते रहे तथा बौद्ध भिक्षु तथा उनकी निर्वासित सरकार कहीं ना कहीं चीन का कुछ अवसरों पर विरोध करती रही, लेकिन चीन ने उन सभी विद्रोह को, उन सभी विरोधों को बड़ी आसानी से दबा दिया। इधर अमेरिका की चीन से तनातनी बढ़ी है। चीन का कद इस समय पूरी दुनिया में बहुत ऊपर उठ चुका है। अमेरिका चाहता है उसे रोकना, इसलिए वो तिब्बत के मुद्दे को फिर से कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछले 1 साल में भारत के उसके संबंध खराब हुए हैं तथा इस मुद्दे पर उसकी ढुलमिल नीतियाँ सामने आई हैं। अब फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जो चीन की यात्रा की गई है उसके बाद कुछ अमेरिका के रुख में बदलाव आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्वाड विदेश मंत्रियों की जो अभी मीटिंग भारत में हुई है उसमें ऐसे संकेत मिले हैं। अमेरिकी संसद ने पहले ही तिब्बत को लेकर कुछ कड़ा रुख अपनाया तथा कई ऐसे कानून पास किए हैं जिससे वो तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देती है और चीन के इस दावे को खारिज करती है कि तिब्बत हमेशा उसका अंग रहा है। जहाँ तक भारत की बात है तो 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध कभी नॉर्मल पूरी तरह से नहीं हो पाए और 2020 में गलवान में जो दोनों देशों के बीच संघर्ष हुआ उसके बाद दोनों के बीच असंतोष और बढ़ गया है। अब समस्या ये है कि भारत बहुत सारी चीज़ों के लिए चीन पर निर्भर है, चीन से आयात पर निर्भर है, इसलिए भारत बहुत ज़्यादा खिलाफत नहीं कर सकता, लेकिन अपने सीमित संसाधनों तथा अपने सीमित रास्तों के बावजूद वो तिब्बत को अपना समर्थन देता रहा है। जहाँ तक दलाई लामा की बात है, उनकी अवस्था अवश्य हो गई है, लेकिन उनका जो सम्मान है पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। उनकी नीतियों को पूरी दुनिया समर्थन देती है। विश्व का ये अकेला राष्ट्र है जो अभी तक अहिंसा सद्भाव की नीतियों पर चलता आ रहा है। दुनिया में इस समय जो भोग, लालसा, लालच पनप रहा है तथा चारों तरफ युद्धों की स्थिति बन रही है, तनाव बढ़ रहे हैं, ऐसे में जो दलाई लामा के विचार हैं वो पूरी दुनिया के लिए सार्थक साबित हो रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि तिब्बत की एक शांतिप्रिय सरकार को चीन ने नेस्तनाबूद कर दिया तथा वहाँ पर कब्जा कर लिया। वो दुनिया की छत कहा जाता है। अगर वहाँ पर एक अपनी स्वतंत्र सरकार होती तथा अपनी शांतिवादी नीतियों पर चलती आती तो ये दुनिया के लिए एक अलग मॉडल हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। आशा करते हैं आने वाले समय में स्थिति बदलेगी तथा तिब्बत की संस्कृति, धर्म को कुछ स्वायत्तता और मिलेगी। हो सकता है कुछ ऐसा समय आ जाए जब चीन की सरकार कमज़ोर हो जाए और तिब्बत को और ज़्यादा स्वायत्तता मिल जाए, या हो सकता है स्वतंत्रता मिल जाए। चीन ने इस समय तिब्बत ही नहीं, अपने शिनजियांग प्रांत में भी बहुत ज़्यादा कठोरता की नीति को अपना रखा है। हांगकांग से भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं और ताइवान पर भी वो कब्जा करना चाहता है। तो इस समय तो स्थिति बहुत ही विकराल है, कठिन है, तिब्बत के लोगों के लिए नहीं, चीन के अनेक प्रांतों के लिए। हो सकता है भविष्य में चीनी सरकार कुछ बदलाव लाए, अपने अंदर ही बदलाव लाए, वो लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, या फिर वहाँ का शासन कमज़ोर हो तो तिब्बत को और ज़्यादा अधिकार मिल सकते हैं।